नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वो ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्न। अक्सर किसान खेती के लिए पुरानी फसलों के बीजों का प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें फसलों की पैदावार कम मिलती है। अगर किसान नई विकसित किस्मों की खेती करें तो पुरानी किस्मों की अपेक्षा अधिक पैदावार ले सकते हैं। आज हम आपको विभिन्न फसलों की नई विकसित उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे, तो इसके लिए देखिए ये रिपोर्ट। करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, अगर कम लागत में फसलों से अच्छा उत्पादन लेना है तो खेती करने से पहले एक बार अपने खेत का मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं, क्योंकि इससे ही आपको पता लगेगा कि फसल में कितनी मात्रा में किस खाद का प्रयोग करना है। तो चलिए मिट्टी परीक्षण की विधि के बारे में जानते हैं कृषि विज्ञान केंद्र जिला बांका के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर संजय कुमार मंडल से। मिट्टी का जाँच कब और कैसे करें, क्यों करें, इसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानकारी दे रहे हैं। मिट्टी बेजुबान लेकिन जीवंत जीवाणुओं का समूह है। कृषि में मृदा परीक्षण एक मृदा के किसी नमूने की रासायनिक जांच है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति को परख पाते हैं, बल्कि मिट्टी की क्षमता और समस्या दोनों मालूम हो जाता है। उसी आधार पर हम रसायन का व्यवहार करते हैं। मिट्टी परीक्षण के लिए सबसे जरूरी है उसका सही नमूने लेना। अलग अलग खेतों की मिट्टी में तो फर्क हो ही सकता है। कई बार एक ही खेत के अलग अलग हिस्सों की मिट्टी में भी अंतर पाया जाता है। इसीलिए जांच के लिए मिट्टी का सही नमूना लेना बहुत जरूरी है। यूँ तो मिट्टी का नमूना कभी भी ले सकते हैं, परंतु खुश्क मौसम में फसल की कटाई के बाद खाली जमीन से, खासतौर पर अक्टूबर में या रबी की बुआई से पहले नमूना लेना प्राय बेहतर और आसान रहता है। मिट्टी का जांच का उद्देश्य का मुख्य 3 प्रमुख बिंदु है। पहला, सघन खेती के कारण मिट्टी में उत्पन्न विकारों की जानकारी करना। दूसरा, मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध है की जानकारी प्राप्त करना। तीसरा, मिट्टी में बोए जाने वाली कई फसलों को कितनी मात्रा में पोषक तत्वों की जरूरत होती है। किसान भाइयों, जब गर्मी बेस्ट समय होता है, जब गर्मी का मौसम होता है, रबी फसल कटाई के बाद जब हल्की मॉइस्चर रहता है तो उस समय मिट्टी का नमूना लेना चाहिए। या लगातार फसल ले रहे हों तो फसल की कटाई के तुरंत बाद करें। या खड़ी फसल में लेना हो तो 2 पंक्ति के बीच का जो है 6 इंची मिट्टी गड्ढा खोद करके, उद्यानिक फसल के लिए 60 सेंटीमीटर का गड्ढा हम लेंगे। और मिट्टी का नमूना कैसे लेना होता है उसके तरीका बताते हैं। तरीका लेने से पहले हम यंत्र के बारे में भी बता देते हैं। इसके लिए ऑगर चाहिए, खुरपी चाहिए, कुदाल चाहिए और कपड़े का थैली और पॉलीथीन 1 मीटर बाय 1 मीटर का चाहिए और नेक्स्ट मार्कर चाहिए। नमूना लेने के समय में कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। सावधानी की पहला जो है कि खेत का जो मिट्टी होना चाहिए वो छायादार जगह का नहीं होना चाहिए। नंबर 1, नाला और गोबर का ढेर या खाद वगैरह से नहीं लेना चाहिए। और तीसरी बात है कि जो नमूना हम लेते हैं उसको जो भरते हैं वो प्लास्टिक का बोरा होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा रहनी चाहिए। ये सावधानी रहनी चाहिए ताकि जो है हमारा जो मिट्टी का नमूना हो वो सही ढंग से नमूना को जो है प्रदर्शित करे। यदि खड़ी फसल से मिट्टी का नमूना लेना हो तो कतारों के बीच से नमूना लें, परंतु ध्यान रखें कि खेत में उर्वरक या कोई जैविक खाद लगाए कम से कम 25 से 30 दिन हो गए हों, अन्यथा परिणाम गलत हो सकता है। आमतौर पर 3 साल में एक बार मिट्टी का नमूना लेना ठीक रहता है। 1 एकड़ जमीन में से मिट्टी का नमूना लेने के लिए 8 से 10 जगह भी आकार का गड्ढा खोद देते हैं और उसके 6 इंची का जो है गड्ढा खोदने के बाद साइड से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे तक का जो है मिट्टी ले करके सावधानी पूर्वक और पॉलीथीन में बिछा के 8-10 जगह का मिट्टी का नमूना मिला करके और पॉलीथीन में बिछा करके और उसके कोना 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में बांटने के बाद फिर कोना कोना का मिट्टी ले करके फिर उस दोनों कोना का मिट्टी को जो है एक साथ मिला देते हैं। फिर उसके बाद इस प्रकार करते करते जब आधा किलो मिट्टी बच जाए तब वो नमूना में थैली का जो कपड़े का थैली है नमूना में भर देते हैं। उसमें टैग दे देते हैं कि किसान का नाम, पता, खसरा नंबर और
पूर्व में कौन कौन फसल लिए थे और कौन कौन फसल लेना है। इसके बाद हम उसका रिपोर्ट के आधार पे उसमें जो अनुशंसित मात्रा में फर्टिलाइज़र देते हैं, कौन फसल लेना है, ये किसान भाई हमको बता देते हैं। तब हम उसका अनुशंसित मात्रा में खाद एवं उर्वरक का प्रयोग का बारे में डिटेल हम बता देते हैं। तो इसी आधार पे फर्टिलाइज़र का प्रयोग किसान भाई ज़रूरत अनुसार से करें। इससे हमारा संतुलित मात्रा में फर्टिलाइज़र का प्रयोग होगा और सही मात्रा में फसल का भी होगा और मिट्टी का जो है स्वास्थ्य बरकरार रहेगी। किसान भाई अपनी सहूलियत के मुताबिक अपने इलाके की नजदीकी मिट्टी जांच प्रयोगशाला में अपने खेतों की मिट्टी के सही नमूने की जांच करवा सकते हैं। थैली में बांधे गए नमूने को प्रयोगशाला में भेजकर किसान अपने खेत की मिट्टी की सेहत की पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मिट्टी की जांच के बाद किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिया जाता है। उसी के मुताबिक खादों और उर्वरकों का इस्तेमाल करके किसान लंबे अरसे तक खेत से उम्दा व भरपूर फसल हासिल कर सकते हैं। मिट्टी की जांच की सुविधा देश के तमाम कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में होती है। कई इलाकों में अलग से मिट्टी जांच प्रयोगशालाएं भी काम कर रही हैं। किसान भाई अपनी सुविधा के हिसाब से मिट्टी की जांच करा सकते हैं। किसान भाइयों, फूलों में अगर ग्लैडियोलस की बात करें तो इसकी बुआई का ये उचित समय है। इस फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए कुछ तकनीकी बातों की जानकारी जरूरी है, जिस पर विस्तार से बता रहे हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक त्रिपाठी। जैसा कि आप जानते हैं कि पुष्पों का प्रयोग बुके बनाने में या कट फ्लावर के रूप में ज़्यादातर होता है, उसमें कार्नेशन, आर्किड, ग्लैडियोलस, रजनीगंधा है। चूँकि कार्नेशन और आर्किड का संरक्षित उत्पादन किया जाता है जो पॉली हाउस के अंदर होता है, और ग्लैडियोलस और रजनीगंधा को खुले में उत्पादन कर सकते हैं। रजनीगंधा बहुवर्षीय फसल होने के कारण इसको किसान कम लाइक करते हैं, जबकि ग्लैडियोलस अक्टूबर में लगाने के बाद आपको 2 महीने बाद पुष्पन आने शुरू हो जाते हैं और आपको अच्छी प्रकार की स्पाइक इससे मिल जाती है। तत्पश्चात ग्लैडियोलस की लाल रंग यदि लेना चाहते हैं तो आस्कर, अग्निरेखा, रेड मैजेस्टी या मेलोडी प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह यदि आप पीले रंग की स्पाइक चाहते हैं तो सपना, पूनम, सनशाइन या कावेरी प्रजाति के साथ मनमोहन का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप गुलाबी रंग में वो पसंद करते हैं और गुलाबी रंग की मार्केट में ज़्यादा डिमांड रहती है, उसके लिए आप फ्रेंडशिप, शोभा, सुचित्रा या समर पर्ल प्रजाति का प्रयोग कर सकते हैं। रही बात अन्य कलर की, जिसमें बैंगनी, जिसके लिए मयूर या कापर किंग प्रजाति प्रमुख है। साथ ही साथ जो सर्वविदित है कॉमन रंग सफ़ेद, इसके लिए अप्सरा, मनीषा, मोहनी या स्नोकीन प्रजाति का आप प्रयोग कर सकते हैं, केवल दिसंबर और मई जून के माह को छोड़कर। क्योंकि अन्य महीनों में लगाने से क्या होता है कि इसके लगाने के 2-3 माह बाद इसकी स्पाइक निकलने लगती है, जिसको कट फ्लावर के रूप में वर्ष भर प्रयोग कर सकते हैं। सबसे प्रमुख काम इसमें है कि लगाने से पूर्व इसके खेत में 100 से 150 कुंटल प्रति हेक्टेयर सड़ी हुई गोबर की खाद डालते हैं, और जब लगाते हैं तो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 100 किलोग्राम फास्फोरस और 150 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से डालते हैं। नाइट्रोजन को छोड़कर शेष सभी उर्वरकों को एक साथ ही जो ग्लैडियोलस का कंद लगाने के समय डाल देते हैं। नाइट्रोजन को 3 स्प्लिट भागों में बराबर मात्रा में डाल देते हैं। पहला लगाने के 10 दिन बाद, दूसरा लगाने उसके 1 महीने बाद, और तीसरा जब स्पाइक निकलना प्रारंभ हो जाए तब पूरी नाइट्रोजन की मात्रा डाल देते हैं। किसान भाइयों, ग्लैडियोलस की बुवाई के लिए प्रति हेक्टेयर 3 से 4 सेंटीमीटर व्यास के 1.25 लाख कंदों की आवश्यकता पड़ती है, और कंदों को रोगों से बचाने के लिए बुवाई से पहले मैंकोजेब 2 ग्राम को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर कंदों को 20 मिनट तक उपचारित करें। उसके बाद ही कंदों की बुवाई करें। लगाने के लिए 45 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर कंदों को लगाते हैं, और कॉर्म की लगाने की सामान्यतः 2 विधियां हैं। एक आलू की तरह समतल जमीन पर लगा देते हैं, और उसके बाद उसमें आलू की तरह पुठिया बना देते हैं, या पुठिया बनाकर उसमें दूरी पर लगाकर उसको थोड़ा खोदाई करके लगा देते हैं। नाइट्रोजन डालने के बाद जब स्पाइक निकलने लगे तो मिट्टी चढ़ाने से इसकी स्पाइक सीधी रहती है और कॉर्म का विकास अधिक होता है। किसान भाइयों, ग्लैडियोलस की फसल में उचित नमी बनाए रखने के लिए 7 से 12 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें।
और ड्रिप से सिंचाई करने पर 40 से 60% पानी की बचत होती है। किसान भाइयों, ग्लैडियोलस की फसल में कई तरह के रोगों का प्रकोप होता है, तो इसके लिए खेत में निरीक्षण करके देखें और समय रहते फसल सुरक्षा के उपायों को अपनाएं। सामान्यतः कम से कम एक कॉर्म से 2 या 3 कॉर्म आपको मिल जाते हैं और जितने कॉर्म बनते हैं उतनी स्पाइक बन जाती हैं। नियर बाजार के लिए जब पहला फ्लोरेट्स ओपन हो जाए पूर्णतः तब कट करते हैं और सुदूर बाजारों के लिए पहली स्पाइक जब थोड़ा रंग छोड़ना शुरू हो जाए उस समय इसको काट के बाजार के लिए भेज देते हैं। शार्प चाकू से स्पाइक को काटकर एक बाल्टी पानी भरी हुई जिसमें कुछ मात्रा में सुक्रोज या शक्कर डाल देते हैं, उसमें स्पाइक को रखते जाते हैं और रखकर बाजार में भेज देते हैं। मई जून के महीने में इसके पुनः कॉर्म खोदकर एक कॉर्म से कम 3 कॉर्म प्राप्त हो जाते हैं और 15 से 20 कॉर्मलेट्स प्रयोग में जर्मिनेट प्राप्त हो जाती हैं, जिनको अगले वर्ष कॉर्म उत्पादन कर पुष्प उत्पादन के लिए प्रयोग करते हैं। की ओर मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर बिहार, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि उत्तर बिहार के जिलों में आसमान साफ रहने का अनुमान है, इसलिए किसान धान की कटाई के बाद पिछेती सरसों की बोनी का काम करें। गेहूं, चना, मसूर और मक्के की बुआई का काम शीघ्र कर लें। आलू की खेती के लिए मौसम अनुकूल है, अतः किसान जल्दी से जल्दी आलू की बुआई कर लें। दलहनी फसलों के बीजों को बुआई से पूर्व राइजोबियम कल्चर से उपचारित करें। तापमान में कमी के कारण रबी फसलों में लाही कीट का प्रकोप देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए किसान प्रोफेनोफॉस दवा का 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। इन दिनों आलू, मक्का, मटर, मसूर और राजमा जैसी रबी फसलों में कचरा पिल्लू कीट प्रकोप हो सकता है, इसलिए खेत की सतत निगरानी करें। अगर फसलों में इस कीट का प्रकोप दिखाई दे रहा हो तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC दवा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। पहले बोई गई गेहूं की फसल में खरपतवारों की रोकथाम के लिए बुआई के 30 से 35 दिनों के बीच खरपतवार नाशी दवा आइसोप्रोटोरॉन का छिड़काव करें। इस समय रबी की ज्यादातर फसलों में पाउडरी मिल्ड्यू रोग का प्रकोप देखा जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए किसान फसलों पर कैराथेन दवा 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव करें। इन दिनों सुबह और शाम के समय तापमान में गिरावट आने लगी है, ऐसे में अपने पशुओं को रात के समय खुले में न बांधें। पशुओं को संतुलित मात्रा में आहार दें और इनके आहार में खनिज लवण और विटामिन का समावेश करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है।